मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में नर्स थी। हॉस्पिटल में रोज़ रात को डॉक्टर और नर्स मिलकर नई लड़कियों के साथ ऐसा काम करते, राज जानकर आपके भी होश। मेरा नाम अनामिका है। वैसे तो मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन नर्स बनना मेरा एक पैशन था। बड़ी मुश्किल से मुझे इस अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली थी। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, लेकिन जब मैं इतनी पढ़ी लिखी थी तो मैं नर्स बनकर मरीजों की मदद करना चाहती थी। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करने का बहुत शौक था। अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर मैंने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मुझे नौकरी भी आसानी से मिल गई थी। मैं एक अस्पताल में नर्सिंग करने के लिए गई थी। आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। मैं रहती तो बिजनौर में थी, लेकिन मुझे नर्सिंग की नौकरी करनी थी दिल्ली में, क्योंकि मैंने सुना था कि दिल्ली में बहुत सारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं और हर शहर का पेशेंट दिल्ली के अस्पताल में आता है। इसलिए मैंने दिल्ली के एक अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी के लिए अप्लाई किया। वहाँ पर अस्पताल के पीछे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जो कि उन लड़कियों के लिए थे जो बाहर से नर्स की नौकरी करने के लिए आई हुई थी। उन्हीं में से एक कमरा मुझे भी दे दिया गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर से बाहर निकली थी, क्योंकि मेरे माता पिता का कहना था कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम हमारे अपने शहर में करो। लेकिन हमारे शहर में कुछ नहीं रखा। मैं अपने पेरेंट्स की लाडली बेटी थी, इसलिए उनको मेरी जिद के आगे हार माननी ही पड़ी और मैं खुशी खुशी दिल्ली चली आई। मैंने अपनी मम्मी पापा को तसल्ली दी थी कि मैं हर महीने एक चक्कर बिजनौर का लगा लिया करूँगी। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं उनसे अलग होने के बाद उनको भूल जाऊंगी। आखिर कोई बेटी अपने माता पिता को कैसे भूल सकती है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं यहाँ 10-15 दिन में जब सेट हो जाऊंगी तो 2 दिन के लिए अपने घर चली जाऊंगी, ताकि मेरे मम्मी पापा को तसल्ली हो जाएगी और मुझे देखकर सुकून मिल जाएगा। अब मैं यहाँ आ गई थी तो यहाँ पर मैंने देखा कि मुझ जैसी काफ़ी सारी ऐसी लड़कियाँ थी जो अपने घर छोड़कर नौकरी करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। मगर एक बात तो ये थी कि जब मैं पहले दिन अस्पताल गई, अस्पताल की सीनियर नर्स ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। फिर मुझे गौर से देखने के बाद वो नर्स सोच में पड़ गई और कहने लगी, लगता है तुम यहाँ पर नई नई आई हो, इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने कहा, जी हाँ, मैं यहाँ नई आई हूँ, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तो वो कहने लगी, तुम कहाँ से आई हो? मैंने उनको बताया कि मैं बिजनौर से आई हूँ। वो मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक शरीफ लड़की हो। मैंने कहा, जी मैं एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो हर लड़की को देखकर यही लगता है कि वो शरीफ परिवार से बिलोंग करती है। मेरी बात सुनकर सीनियर नर्स ने मुझे नीचे बेसमेंट में आने के लिए कहा। मैं उनके पीछे पीछे नीचे बेसमेंट की तरफ चली गई और फिर उन्होंने मुझे अपने सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा। मैं हैरान रह गई थी कि ये सीनियर नर्स मुझ पर बड़ी मेहरबान हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ से मुझे गिलास में पानी दिया और कहने लगी, लो पानी पी लो। यहाँ पर बाकी सारी नर्स को देखकर ऐसा लगता था कि वो भी अमीर हैं, क्योंकि उनके स्टाइल देखकर लगता था। लेकिन इन सब लड़कियों को छोड़कर सीनियर नर्स मुझे ज़्यादा अहमियत दे रही थी। हो सकता है कि मेरे आने से पहले जब ये सारी लड़कियां नई नई हो तो सीनियर नर्स ने इनको भी मेरी तरह ही इज्जत दी हो। उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया और वो कहने लगी कि देखो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम गौर करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाओगी। चलो मेरे साथ चलो। अस्पताल के पीछे यहाँ के स्टाफ नर्स के लिए कमरे बने हुए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वो खुद मुझे अस्पताल के पीछे लेकर चली गई, जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हुए थे। जो कमरा बीच में बना हुआ था उस कमरे का नंबर कमरा नंबर 15 था। वो कमरा अंदर से बहुत छोटा था। उन कमरों को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर स्टाफ की नर्स नहीं बल्कि कोई और रहता होगा, मतलब ये किसी का कोई पर्सनल रूम होगा। लेकिन जब मैं कमरे के अंदर गई तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा सफाई थी और 2 सिंगल बेड पड़े हुए थे। एक दाईं तरफ पड़ा हुआ था और एक बाईं तरफ। कमरे में एक छोटी सी खिड़की भी बनी हुई थी और बाकी कोई फर्नीचर नहीं था। सीनियर नर्स ने मुझे बताया कि तुम्हें यहाँ पर हर फैसिलिटी मिलेगी, अपनी लाइट और हर चीज़, बस तुम्हें खाना और नाश्ता अपने पैसों से ही करना होगा। ये कमरा बहुत स्पेशल कमरा है,
इस कमरे में खास बात यह है कि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए किसी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि ये सीनियर नर्स कौन सी ऐसी मुसीबत की बात कर रही थी। आखिर अस्पताल में ऐसी कौन सी बुराई वाली बात है जो मैं इस कमरे में रहने से मुसीबत का सामना नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल मैंने सीनियर नर्स को थैंक यू बोला, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मैं उनको बता दूं। यहाँ तक कि अगर मुझे मार्केट से कोई खाना मंगाना हो तो वो भी मैं उनको बता दूं। वो अस्पताल के वार्ड बॉय से कहकर मुझे खाना मंगवा देगी। उनका इतना अच्छा बिहेवियर देखकर मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा है कि इस अस्पताल के स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सीनियर नर्स हर लड़की के साथ इसी तरह से पेश आती थी, बल्कि उनका बिहेवियर सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा था, क्योंकि बाकी लड़कियों के साथ तो उनका बिहेवियर बहुत सख्त और कड़क था। उनके जाने के बाद मैं कमरे को चारों तरफ से देखने लगी। कमरा सच में बहुत अच्छा था और उसमें साफ सफाई भी बहुत थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस कमरे की लुक और चेंज कर दूंगी। मैं अपने घर से बेडशीट लेकर आई थी, इसलिए मैं पुरानी बेडशीट उतारकर अपनी लाई हुई बेडशीट बेड पर बिछा रही थी। तभी अचानक फिर से सीनियर नर्स कमरे के अंदर आ गई। वो मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे वो काफ़ी टेंशन में हो। वो मुझसे कहने लगी, सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मैं तुम्हें पहले बताना भूल गई थी। तुम जब भी कमरे में एंटर करोगी तो कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, और जब यहाँ से जाओ तब भी लॉक लगा कर जाना और चाबी अपने साथ लेकर जाना। मैंने उनसे हैरानी से पूछा कि क्यों, क्या ये सेफ जगह नहीं है? तो वो कहने लगी, मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना ही करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे शराफत से पेश आ रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बेवजह के उल्टे सीधे सवाल करो। ये कहकर सीनियर नर्स वहाँ से चली गई। मुझे आइडिया हो गया था ये सीनियर सच में बहुत कड़क है और मुझ पर भी अपनी कड़ी नज़र रखे हुए है। ये सीनियर नर्स यहाँ के बड़े डॉक्टर का दायां हाथ थी। मतलब कि जब यहाँ के कोई डॉक्टर छुट्टी पर होते या फिर उनको कोई इमरजेंसी आ जाती, तब डॉक्टर की जगह पेशेंट को सीनियर नर्स देखा करती थी। मैं यहाँ पर जब से आई थी तो सावधान तो मैं पहले से ही थी, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मैं अपने दिल में सोचने लगी थी कि मुझे तो सीनियर नर्स को देखकर ऐसा लगा कि ये मुझ पर बड़ा एहसान कर रही है, लेकिन अब मुझे पता चला था कि ये मेरी गलत फहमी थी। मैं बेडशीट बिछाने में दोबारा बिजी हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब मुझे याद आया तो मैंने अंदर से कमरे के दरवाजे को लॉक कर लिया। रात हो चुकी थी और अब मुझे यहाँ अस्पताल आए हुए एक दिन पूरा हो गया था और यहाँ पर मेरी पहली रात थी। मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि इस कमरे में मैं बिल्कुल अकेली थी। रात के लगभग 3 बज चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मैं मोबाइल इस्तेमाल करके अपना टाइम पास कर रही थी। मेरे कमरे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी जिससे बाहर आसानी से देख सकते थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन ये आवाज़ कुछ लड़कों की लग रही थी, जैसे बाहर कोई लड़का या फिर आदमी किसी से बातें कर रहा है। लगता था कि जैसे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और कमरे के बाहर सड़क पर चल रहे हैं। मैं ये आवाज़ें सुनकर बहुत परेशान हुई कि ना जाने इतनी रात में कौन है जो बाहर चल रहा है, कहीं यहाँ पर चोर तो नहीं आते। अब मुझे सीनियर मैडम की बात याद आ रही थी। हो सकता है कि ये लोग चोरी करने के इरादे से यहाँ पर घूम रहे हों। अब मैं ही तो जाग रही थी क्योंकि मेरी यहाँ पर पहली रात थी। बाकी तो सब सो रहे होंगे, उन्हें क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं अपने दिल में यही सोच रही थी। मैं दरवाजे के करीब गई और दरवाजे को अच्छे से चेक किया कि मैंने दरवाजे को ठीक से लॉक किया था या नहीं। उसके बाद मैंने खिड़की को भी देखा और खिड़की को भी ठीक से लॉक कर लिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये लोग अंदर ना आ जाएं। दरवाजे और खिड़की को देखकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि ये दोनों चीज़ें परफेक्टली बंद थी। मुझे तसल्ली हो गई और मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, मगर फिर 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे कि फिर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। मुझे उन लोगों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं तो लड़ाई झगड़े की आवाज़ को सुनकर ही
बहुत डर रही थी और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उठकर सोचा कि देखूं कि बाहर क्या हो रहा है, मगर फिर मुझे सीनियर मैडम की बात याद आ गई। मुझे अस्पताल की सीनियर नर्स ने कहा था कि तुम अपने कमरे से बाहर सिर्फ अस्पताल जाने के लिए या फिर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए ही निकलोगी। अगर तुम बेवजह कमरे से बाहर घूमते फिरते रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। ये सोचकर मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी, मगर उन लोगों के झगड़े की आवाज़ें काफ़ी देर तक मेरे कानों में गूंजती रही थी। मैं सोचती रही कि ये लोग कौन हो सकते हैं। मैंने थोड़ा सा खिड़की का दरवाज़ा खोला और उससे बाहर देखने की कोशिश भी की, मगर इस टाइम अस्पताल में सारे दरवाजे बंद थे। कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था, क्योंकि सर्दियों के दिन थे इसलिए सारे दरवाजे बंद थे और रात के टाइम पर सड़कों पर लोग भी नहीं थे। जब यहाँ कोई नहीं था तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और फिर मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मेरे दिमाग में रात वाली बातें ही घूम रही थी। मैं तैयार होने के बाद नाश्ता करने के लिए अस्पताल में बने हुए कैंटीन पर चली गई, क्योंकि मुझे 8:30 बजे तक अस्पताल के अंदर एंटर करना था। नाश्ता करने के बाद मैं फ़ौरन अस्पताल के अंदर चली गई। जब सीनियर मैडम मुझे दिखाई दी तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि अपने काम में लग जाओ, यहाँ पर फालतू किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। सीनियर मैडम की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। वो मुझे यहाँ के लोगों से दूर क्यों रखना चाहती थी। और फिर एक एक करके सारी नर्स अस्पताल के अंदर मौजूद हो गई थी और फिर सब नर्स और वार्ड बॉय अपने अपने काम पर लग गए थे। जब मुझे मौका मिला तो मैं सीनियर मैम से बात करने के लिए उनके पास चली गई और मैंने उनको रात वाली सारी बात बता दी। रात की बात सुनकर उनकी आंखों में गुस्सा आ गया था और उन्होंने मुझे इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। वो मुझे अपने साथ बेसमेंट में बने हुए अपने ऑफिस के अंदर ले गई और वहाँ जाकर कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रही थी। इस बारे में तुम्हें किसी के सामने बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें कई बार मना कर चुकी हूँ, किसी भी मामले से दूर रहो। देखो, तुम मुझे एक शरीफ और सीधी सादी लड़की लग रही हो, तो इसलिए तुम यहाँ पर भी शरीफ ही बनकर रहो और अपने काम से काम रखो। हर एक मामले में इंटरेस्ट लेना जरूरी बात नहीं, और अगर तुम्हें यहाँ पर इन सब आलतू फालतू बातों पर ध्यान देना है, अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं देना, तो इसलिए तुम मेरी बात को मान जाओ और इन बातों से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब मैं इतनी बड़ी सीनियर के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी। मैंने सीनियर मैडम से सॉरी बोला और उनसे कहा कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मगर आप मुझे ये तो बता दो कि आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो। इस बात पर वो खामोश होकर हल्के से मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि जाओ, जाकर तुम अपना काम देखो। मैंने उनसे दोबारा कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उनका बिहेवियर अचानक ही चेंज हो जाता था। उनके बिहेवियर का कोई भरोसा नहीं था, कब प्यार भरा हो जाता, कब कड़क हो जाता, और मैं उनकी बदले हुए बिहेवियर को समझ नहीं पाती थी और मुझे उनसे डर भी लगता था। मैं सीधा अपना काम करने के लिए चली गई। रात को जब मेरी ड्यूटी ऑफ हुई तो मैं अपने कमरे में जाने लगी। कमरे की तरफ जाते हुए मुझे रास्ते में किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं उस आवाज़ को सुनकर सोच में पड़ गई थी। मैं चारों तरफ देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो आवाज़ मेरे बराबर वाले कमरे से आ रही है। मैं फ़ौरन उस कमरे की तरफ गई। मैंने धीरे से खिड़की खोली और खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और 2 लड़कियाँ उसके पास बैठी हुई उसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि लड़की लगातार रोए जा रही थी और मना कर रही थी कि मुझे यह नहीं लेना, भगवान के लिए मुझे ये मत दो, मुझे यह नहीं चाहिए। तभी अचानक एक लड़की की नज़र खिड़की पर गई। उसने मुझे झांकता हुआ देख लिया। तभी वो लड़की दौड़ती हुई आई और उसने जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद कर दिया। उसे मेरा अंदर झांकना अच्छा नहीं लगा था। मुझे बुरा लगा कि इन लड़कियों ने मुझसे बोलने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन ना जाने इस दूसरी वाली लड़की को क्या परेशानी थी जो वो रोए चले जा रही थी। आखिर वो लड़की मुझे अपनी परेशानी क्यों बताती। मैं तो यहाँ किसी को भी जानती ही नहीं थी और ना मेरी किसी के साथ बातचीत थी। अच्छा हुआ जो सीनियर नर्स मुझे किसी से बात तक नहीं करने देती। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और जाकर अपने पर्स से मोबाइल निकाला।
मुझे यहाँ पर आए हुए आज दूसरा दिन था और अभी तक मेरी फैमिली से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैंने अपने घर अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात की। सब लोगों ने भी मेरा हाल चाल पूछा। मेरी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं। मैंने उनको यहाँ के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं बताया और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं और जैसे ही मुझे कोई छुट्टी मिलेगी मैं ज़रूर घर आऊँगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए आपसे कल बात करती हूँ। ये कहकर मैंने कॉल को कट कर दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। वो बहुत जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसने कपड़े बड़े ख़राब पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी बड़ी मजबूरी में यहाँ पर नौकरी कर रही है। वो मुझे देखते ही कहने लगी, तुम मुझे बहुत परेशान नज़र आ रही हो। मैंने कहा, हाँ बस थोड़ी टेंशन में हूँ। वो मेरे आगे हाथ बढ़ाकर कहने लगी कि हाय, मेरा नाम सुहानी है, मैं यहाँ पर काफ़ी पुरानी नर्स हूँ और 2 कमरे छोड़कर ही मेरा कमरा है। सुना है तुम यहाँ पर नई आई हो, इसलिए मैं तुमसे बातचीत करने के लिए चली आई। मैंने गहरी सांस भरी। चलो अच्छा है किसी ने यहाँ मुझसे बातचीत तो की, वरना तो यहाँ पर मुझसे कोई लड़की बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। और तो और सीनियर ने भी मुझे हर किसी से बोलने के लिए मना किया था। मैंने सुहानी को कमरे के अंदर आने के लिए कहा। वो कमरे के अंदर आकर मेरे बेड पर बैठ गई। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गई। तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान हो गई। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी, जबकि मैं एक मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरा कलर भी बस नॉर्मल था। जब वो मेरे हाथ पर हाथ रखे हुए थी तब मुझे अपना हाथ उसके हाथ के सामने काला लग रहा था। उस लड़की को देखकर मैं रश करने लगी कि ये लड़की कितनी प्यारी है, जबकि बेचारी देखने में किसी गरीब परिवार की लग रही थी और ये आदत की भी बहुत अच्छी है। उसके कपड़े भी बहुत पुराने थे और बाल भी बिखरे हुए थे। यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए तो मेरे पास भी नहीं थे, क्योंकि मैंने यहाँ आने के लिए कोई शॉपिंग ही नहीं की थी। वो लड़की मुझसे कहने लगी, तुम मुझे अपना दोस्त समझना, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊँगी। दिल ही दिल में मैं सीनियर मैडम को बुरा भला कहने लगी कि वो कितनी कड़क और सख्त मिजाज की थी, जिसने अभी तक मुझे किसी लड़की से बोलने को भी मना किया हुआ था, जबकि यहाँ पर लड़कियाँ तो बहुत अच्छी आदत की लग रही थी। अगर मैं कल ही किसी लड़की से बातचीत कर लेती तो मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कल जो हुआ उसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मैंने अपनी सारी कल वाली बात उस लड़की के सामने रख दी। मेरी सारी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, चलो कल हम लोग कुछ खाने के लिए और शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। कल 8 बजे के बाद जब हम लोगों की ड्यूटी ऑफ हो जाएगी तब हम दोनों घूमने चलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ के अच्छे अच्छे मॉल्स भी दिखाऊंगी और तुम कल वाली बात को भूल जाओ। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारा खर्च मैं खुद करूँगी। तो वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, खर्च तुम खुद कर लेना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि कल हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर खूब खुश हो गई थी कि चलो यहाँ पर मुझे एंजॉयमेंट करने का मौका भी मिल जाएगा। वो कहने लगी, चलो फिर कल मिलते हैं, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि यहाँ पर कोई लड़की मेरी इतनी अच्छी भी दोस्त बन सकती है कि पहली ही मुलाकात में इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया था। उसके बाद अगले दिन वो लड़की मुझे शॉपिंग मॉल ले गई, लेकिन वहाँ जाकर उसने मुझे सारे कपड़े मॉडर्न दिलवाए। मॉडर्न कपड़े ऐसा नहीं था कि मैं नहीं पहनती थी, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट्स ड्रेस थी। मैं सिर्फ जीन्स या टॉप ही पहना करती थी, लेकिन ये शॉर्ट ड्रेस थी जिसमें मेरी बॉडी दिख रही थी। वो लड़की मेरे लिए जिद करने लगी कि प्लीज़ तुम ये कपड़े ले लो। मैंने उसको काफ़ी मना भी किया कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी खातिर ले लो। मैंने उसको भी 1-2 ड्रेस दिलाई तो उसने बड़ी खुशी खुशी ड्रेस रख ली, लेकिन मुझे डर इस बात का था कि अगर कभी सीनियर मैडम ने मुझे इस तरह के कपड़े पहने हुए देख लिया तो उनको मुझ पर शक हो जाएगा और वो कहेंगी कि मैंने तुमसे मना किया था, तुम फिर भी इन लड़कियों के रंग में रंग गई, और वो मुझ पर गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि तुम इस लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए क्यों गई थी। उसके बाद वो लड़की मुझे लेकर रेस्टोरेंट में चली गई, जहाँ जाकर हम दोनों ने खाना खाया।
सुहानी ने अपनी पसंद के कपड़े जो मुझे दिलाए थे, मैं उनमें से एक कपड़ा भी नहीं पहनना चाहती थी और सुहानी मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ होटल के कमरे में जाकर अपना ये ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद हम लोग पार्टी करने के लिए बाहर चलेंगे। लेकिन हमें काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने सुहानी से कहा, सुहानी बहुत रात हो गई है, हमें अब अपने रूम में चलना चाहिए। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो मुझे ज़बरदस्ती बार में चलने के लिए कहने लगी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो क्या कह रही थी और क्या कर रही थी। वो खुद भी रेस्टोरेंट के कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके आ गई। उसने भी एक छोटी सी ड्रेस पहनी और मुझे भी पहनने के लिए कहा। मैं मना कर रही थी। उसने फिर भी ज़बरदस्ती मुझे ड्रेस पहनने के लिए कहा। मैं हैरान थी कि सुहानी देखने में तो बड़ी शरीफ लड़की लग रही थी, लेकिन वो यहाँ से बाहर और हर पार्टी करने की जगह को अच्छी तरह से जानती थी। उसके बाद वो मुझे बार लेकर चली गई। मैंने देखा कि बाहर जाकर वो खूब डांस करने लगी। मुझे भी डांस करने के लिए कहने लगी, लेकिन मैंने डांस नहीं किया। मुझे वहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं बार बार सुहानी से यही कहे जा रही थी कि चलो हम लोग अपने रूम पर चलते हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर सीनियर मैडम को इस बारे में पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। आधा घंटा हो गया था मुझे सुहानी से रूम पर जाने की जिद करते हुए। फिलहाल सुहानी मुझे रूम पर लेकर चली गई। जब हम अस्पताल के करीब पहुंच गए तो मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया कि कहीं सीनियर मैडम की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। पता नहीं क्यों हमेशा सीनियर मैडम की नज़र मुझ पर ही रहती थी। मैं फ़ौरन अपने कमरे के अंदर चली गई और जाते ही मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और सुहानी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए थे, बैठकर थोड़ा रिलैक्स ही कर रही थी कि अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई थी कि ज़रूर दरवाजे पर सुहानी ही होगी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया था क्योंकि मुझे सीनियर मैडम की बातें गलत लगने लगी थी, जो हर टाइम बेवजह मुझे डराती रहती थी और हर काम करने से मुझ पर रोक टोक लगाने लगी थी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। मैं इस लड़की को नहीं जानती थी कि ये कौन है। उस लड़की ने मुझे धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने जल्दी से अंदर आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं उस लड़की को देखकर घबरा गई थी। मुझे डर लगने लगा था। उस लड़की की चाल बहुत डगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नशा करके आ रही है। इतनी डर गई कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उससे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। उस लड़की ने आगे बढ़कर मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। वो मुझे खामोश करवाने की कोशिश करने लगी। अपनी गर्दन पर चाकू रखा हुआ देखकर मैं खामोश हो गई थी और मुझे डर की वजह से पसीने छूटने लगे थे। मैंने उस लड़की को पीछे धक्का दिया तो अचानक चाकू ज़मीन पर गिर गया। वो लड़की वैसे भी नशे में थी और उसके हाथ पैर हिल रहे थे, इसलिए वो जल्दी ही नीचे गिर गई। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम कौन हो। तभी उस लड़की ने जल्दी से मेरी टांग पर अपनी टांग मारी और मैं फिर से ज़मीन पर ज़ोर से गिर गई। उसने चाकू उठा लिया और मेरे पेट पर लगा दिया। कहने लगी, अगर मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो अभी इस चाकू को तुम्हारे पेट के आर पार कर दूंगी। मैंने कहा, तुम कौन हो? जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकलो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर सबको बुला लूँगी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, जितना पैसा भी तुम्हारे पास है सब निकाल दो, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम चोर हो। तुम सोच भी नहीं सकोगी कि तुम्हारी यहाँ पर कितनी इंसल्ट होगी। मैं उस लड़की की बात सुनकर डर गई थी। मैं कहने लगी, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। तो वो लड़की कहने लगी, अगर पैसे नहीं हैं तो इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुई हो। सच में मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पैसे मेरे अकाउंट में थे और मेरे पास क्रेडिट कार्ड था। मेरे पास कैश नहीं था जो मैं इस लड़की को देकर अपनी जान छुड़ा सकती। मैंने मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इस लड़की ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी जेब से निकालकर मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही मैं कब बेहोश हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा क्रेडिट कार्ड और मोबाइल गायब था। मैं परेशान हो गई थी। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से ज़मीन घूम रही है। मैं यही सोच रही थी कि मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अगर मैंने सीनियर को ये सब कुछ बता दिया तो वो मुझसे कहेगी कि मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम्हें यहाँ पर किसी से भी दोस्ती या फिर बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं।
अब मैं उनको भी कुछ नहीं बता सकती थी। रात जो लड़की मेरे कमरे में आई थी, न जाने वो कौन थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, रात जब मैंने उस लड़की को धमकी दी थी कि मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी, तब उसने मुझसे कहा था कि अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे डैड की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डर कर नहीं रह सकती थी। मैंने पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं फ्रेश होकर नाश्ता किए बिना ही फ़ौरन सीनियर मैडम के पास गई। वो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ तुम्हें किसी से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं और फालतू अपने कमरे से बाहर निकलने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा अपने कमरे को अंदर से लॉक लगा कर ही रखना। लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने कहा, मैडम कमरे का दरवाज़ा बंद ही किया हुआ था, लेकिन किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने तभी दरवाज़ा खोला था। सीनियर मैडम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, आज तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, और खबरदार अगर तुम अपने कमरे से बाहर निकली तो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना खतरनाक हादसा हो जाएगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकती, और मैं चाहती तो कॉल कर भी सकती थी क्योंकि अस्पताल के मोबाइल फ़ोन से भी अपने घर कॉल कर सकती थी। लेकिन मैं अपनी फैमिली वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। अब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की नज़र मुझ पर पड़ी हुई है, जैसे कि अभी भी कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैं अपने आप को बुरा भला कहने लगी कि गलती तो मेरी ही है जो मैंने सुहानी पर भरोसा किया। तभी फिर से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन बाहर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, मैं सुहानी हूँ, तुम्हारी दोस्त। मैंने दरवाज़ा खोला तो सुहानी मेरे सामने ही खड़ी थी। मैंने कल वाली बात सुहानी को बता दी कि कल मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तुम्हें पता है, मेरे कमरे में एक लड़की घुस आई थी और उसने मेरा सामान चोरी कर लिया, और साथ ही साथ उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, और वो मुझे ना जाने किस तरह का इंजेक्शन लगाकर चली गई थी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। लेकिन सुहानी ने जो उसके बाद मुझे बात बताई, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सुहानी कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये सारी बात सीनियर मैडम को बता दी। ये कहते हुए वह कमरे के अंदर आ गई और बेड पर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई अंदर ना आ सके। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गई। सुहानी कहने लगी, तुमने बिल्कुल बच्चों वाली हरकत की है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी। मैं बड़ी हैरानी से सुहानी की तरफ देख रही थी और मैंने उससे कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो सुहानी? तुम मुझे बेवकूफ़ कह रही हो। अगर मैं ये बात सीनियर मैडम को नहीं बताती तो फिर क्या करती? छुपा लेती इस बात को। मैंने कहा, तुम्हें पता है उस लड़की की नीयत क्या थी? वो कहने लगी, हाँ मुझे पता है उसकी नीयत क्या थी। सुहानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, सुहानी, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है और तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हो। अगर तुम्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ पता है तो फिर मुझे बताओ कि वो मेरे कमरे में क्यों आई थी, और तुम्हें पता था कि वो मेरे कमरे में आने वाली है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सुहानी कहने लगी, देखो मैं जानती सब कुछ हूँ, लेकिन मेरा इस काम में कोई फॉल्ट नहीं। आज मैं नौकरी छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए पूरे 3 साल हो गए हैं और अब मेरी फैमिली वाले चाहते हैं कि वो मेरी शादी करा दें, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए तुमसे कहूँगी कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं इस दलदल में फंस गई थी तुम भी इस दलदल में फंस जाओ, इसलिए तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। वो मेरी कमर पर 2 बार हाथ मारकर कमरे से बाहर निकल गई और मैं हैरान और परेशान होकर अपना सर झुकाए बैठी रह गई कि सुहानी के कहने का क्या मतलब था। क्या मैं किसी दलदल में फंस चुकी थी? सुहानी ये कहकर बाहर निकल गई। मैं सुहानी के पीछे पीछे जाने लगी। मैंने देखा कि सुहानी अस्पताल के अंदर जा रही थी। मैं सुहानी के पीछे पीछे चली गई। तभी अचानक से मेरा हाथ सीनियर मैडम ने पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। जब मैंने सीनियर मैडम की नज़रों में देखा तो उनकी नज़रों में बहुत गुस्सा था। वो कहने लगी, तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम इस लड़की से ज़्यादा बातचीत नहीं करोगी और अभी भी तुम इसके पीछे भागी चली जा रही हो। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैडम, सुहानी यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रही है। मैं उससे पूछने जा रही हूँ
कि वो आखिर मुझे किस दलदल में फंसने की बात कर रही थी। सीनियर मैडम मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी, सुहानी ने तुमसे कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने बड़े भोलेपन से सीनियर मैडम को ये बात बताई थी तो वो कहने लगी कि आओ मेरे साथ चलो। तुम जैसी पागल लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार तुम पढ़ी लिखी लड़कियां अनपढ़ लड़कियों के बराबर होती हो। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि तुम बेवजह अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। मैंने तुम्हें आराम करने के लिए तुम्हारे कमरे में भेजा था। अभी मैं तुम्हें सुहानी की हकीकत बताती हूँ। सुहानी को ये नहीं पता था कि मैं उसके पीछे आ रही थी। सीनियर मैडम मुझे अस्पताल के पीछे वाले रास्ते की तरफ लेकर चली गई और वहाँ हम एक दीवार के पीछे खड़े हो गए। सीनियर मैडम ने मुझसे कहा कि तुम सुहानी की हकीकत अपनी आंखों से देख लो, अब तुम्हारी सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने देखा कि सुहानी एक वार्ड बॉय से बातें कर रही थी। वार्ड बॉय कह रहा था कि रात अंकिता ने अपना काम कर दिया, उस लड़की का मोबाइल भी चुरा लिया और उसका क्रेडिट कार्ड भी, साथ ही साथ उसे इंजेक्शन भी लगा दिया। अब जब रात होगी तो उस लड़की को ड्रग्स की ज़रूरत होगी। जब उसे ड्रग्स की तलब लगने लगेगी तो वो बेचैन हो जाएगी और फिर वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुझे उस लड़की के पास लेकर चलो जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। बस इसके बाद हम इस लड़की को खूब लूट सकेंगे। इसको ड्रग्स के इंजेक्शन दे देकर इसे पागल बना देंगे और इससे पैसे लेते रहेंगे। सुहानी कहने लगी कि अगर इस पागल लड़की ने सीनियर मैडम को सब कुछ बता दिया तो मैंने तो उससे कहा है कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, वो शांत नहीं बैठेगी। मैंने अंकिता से कहा था कि उससे प्यार से बात करे, लेकिन अंकिता ने उसे चाकू दिखाकर डरा दिया। मुझे पता है कि ये लड़की एक अमीर पिता की बेटी है। ये चाहे तो हम लोगों को अरेस्ट भी करवा सकती है। बस भगवान से प्रार्थना करो ये लड़की किसी को कुछ ना बताए, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। वार्ड बॉय कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, आखिरकार उस लड़की के पास कोई सबूत नहीं जिसकी वजह से वो हमें पकड़वा सके। वो दोनों थोड़ी देर तक इसी तरह से बातें करने के बाद वहाँ से चले गए और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपना होश ही नहीं। सीनियर मैडम ने कहा कि देख लिया तुमने सब कुछ और सुन लिया अपने कानों से सब कुछ। सीनियर मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीधा अपने ऑफिस में लेकर आ गई तो कहने लगी कि अब बताओ, यही वजह है जो मैं तुम्हें इन लोगों से दूर रहने के लिए कहती थी। मैंने सीनियर मैडम की तरफ देखा और उनसे कहा कि जब आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी तो आपने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो कहने लगी, मैंने कई बार यहाँ पर एक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की कुछ नर्स के साथ साथ यहाँ की कुछ डॉक्टर भी मिले हुए हैं। उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और सच कहूँ तो मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। मैं गाँव से डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं डॉक्टर तो ना बन सकी, पर डॉक्टर के मुकाबले की नर्स जरूर बन गई हूँ। मेरे घर से भागने पर आज भी मेरे माता पिता मुझसे नाराज हैं, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों को नौकरी करने की परमिशन नहीं दी जाती और मैं अपने घर वालों के और गांव वालों के खिलाफ जाकर ये नौकरी करने के लिए आई थी। इसलिए मैं इतने सालों से यहाँ पर खामोश हूँ, ये सब कुछ देख रही हूँ। मैंने मैम से कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कहने लगी कि तुम एक अमीर परिवार से बिलोंग करती हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी इस पूरे ड्रग्स वाले ग्रुप को पकड़वाने के लिए। मैंने कहा वो कैसे होगा। मैम ने कहा कि तुम बस अपने फादर को यहाँ पर बुला लो, और मैंने मैम के कहने के मुताबिक ऐसा ही किया। मैंने अपने फादर को यहाँ पर बुला लिया। उसके बाद सारी बात मेरे डैड को बता दी गई। सीनियर मैडम ने मेरी कुछ रिपोर्ट्स की। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस को लेकर अस्पताल आ गए। पुलिस को जब सारी हकीकत बताई तो पुलिस ने सब लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ये केस कोर्ट में गया। जब कोर्ट गया तो कोर्ट को सबूत चाहिए थे। सीनियर मैडम ने मेरी सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। मेरे डैड ने एक अच्छा वकील हायर किया था। उन्होंने हमारा केस लड़ा और कोर्ट में ये बात साबित की कि मेरी बॉडी में ड्रग्स का असर अभी भी है। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया था जिसकी वजह से मुझे ड्रग्स की तलब हो रही थी। लेकिन उधर ही पुलिस ने मेरा बयान लिया और सीनियर मैडम ने मुझे दूसरे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अस्पताल की ऐसी बहुत सारी नर्स जो काफ़ी सालों से इस बात से खामोश बैठी हुई थी, क्योंकि उनके पास इन लोगों के खिलाफ ना तो कोई सबूत था और ना ही उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत थी
कि वो इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती, क्योंकि वो सारी गरीब लड़कियां थीं। जब उन लड़कियों को ये बात पता चली तो वो सब भी कोर्ट में गवाही देने के लिए आ गई। इसी तरह से हमारा केस मजबूत हो गया और उन ड्रग सप्लायर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें से 3-4 नर्स और अस्पताल के 2 डॉक्टर और 3 वार्ड बॉय मौजूद थे। और डॉक्टरों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वो लोग एक संगीन जुर्म कर रहे थे। वो लोग नौकरी करने वाली मासूम लड़कियों को किसी बहाने से इंजेक्शन लगा देते और उनका सामान चोरी कर लेते थे और उनको बुरी तरह से धमका देते थे, जिसकी वजह से वो लड़कियां किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। और जब उनको ड्रग्स की तलब होती थी तो वो लड़कियां खुद इन लोगों के पास जाती और इन लोगों से कहती कि प्लीज़ हमारे इंजेक्शन लगा दो। ये लोग उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते और कहते कि इंजेक्शन तो तभी लगेगा जब तुम हमें हमारी मुंह मांगी कीमत दोगी। उन बेचारी लड़कियों को इतने ज़्यादा ड्रग्स की तलब होती थी कि किसी लड़की को अपना कोई ज़रूरी सामान बेचना पड़ता तो किसी को अस्पताल से किसी न किसी पेशेंट के पैसे या फिर मोबाइल चोरी करने पड़ते थे। तब जाकर वो उन लोगों को पैसे देती और ड्रग्स का इंजेक्शन लगवाकर खुद को सुकून देती। लेकिन अब इन लोगों के पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया था। जिन लड़कियों को ड्रग्स दी जाती थी उन सारी लड़कियों का ट्रीटमेंट एक अच्छे अस्पताल में चल रहा था, क्योंकि हमारे अस्पताल का नाम काफ़ी बदनाम हो चुका था। इसलिए काफ़ी सारे पेशेंट हमारे अस्पताल से चले गए थे, क्योंकि पेशेंट को भी इस बात का डर था कि कहीं हमें तो ड्रग्स का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा था। अब तो फिलहाल अस्पताल का हाल काफ़ी बेहतर है। लोगों के साथ साथ मेरा भरोसा भी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से उठ गया था। लेकिन मैं भी अस्पताल से नौकरी छोड़कर घर वापस आ गई थी। सीनियर मैडम ने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मेरे माता पिता की मर्जी नहीं थी कि मैं नौकरी करूं। शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे डैड ने भी कहा कि अब हम तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो। मैं अपने डैड का कहना मानते हुए उनके साथ अपने घर चली गई थी। अब मेरा रिश्ता लग गया और मेरी शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन वो अस्पताल मुझे आज भी याद आता है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी लड़की या किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए कि वो चोरी करने पर मजबूर हो जाए। फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और अब मेरा कहीं जॉब करने का मन नहीं करता। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।